हेलो बच्चों। आज हम क्लास फिफ्थ की हिंदी की जो न्यू एनसीईआरटी बुक है वीणा, उसका जो पार्ट 4 है सांकेत, इसके क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया है। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपसे रिलेटेड हम जब भी कोई नई और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आए तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है बच्चों बातचीत के लिए। यहाँ पर 4 क्वेश्चंस दिए हैं, चलिए इन्हें सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, त्योहारों पर घरों में कई प्रकार की मिठाइयाँ और नमकीन बनाई जाती है। आपको कौन सी मिठाइयाँ और नमकीन अच्छी लगती है? वे किस त्योहार पर बनाई जाती है? तो बच्चों, आपके घरों में भी अलग-अलग त्योहारों पर अलग-अलग तरीके की मिठाइयाँ और नमकीन चीजें बनाई जाती होंगी। तो उनमें से आपको कौन सी मिठाई या नमकीन सबसे ज्यादा पसंद है और वो कब और किस त्योहार पर बनाई जाती है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर बच्चों आप ऐसे लिख सकते हैं कि होली के त्योहार पर बनाई जाने वाली गुजिया, दही बड़े, नमक पारे और मालपुआ मुझे बहुत पसंद है। तो इस तरीके से आप अपना आंसर लिख सकते हैं। अगर आपको दिवाली पे बनाई जाने वाली कोई चीज पसंद है तो यहाँ पर आप होली की जगह दिवाली लिख देंगे और कौन सी चीजें पसंद है उनका नाम लिख देंगे। ऐसे ही आप अपने हिसाब से यहाँ पर क्रिसमस, ईद या जिस भी त्योहार पर जो भी आपको खाना पसंद है उनका नाम लिख देंगे और अपना आंसर कंप्लीट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आप कौन से त्योहार मनाते हैं, उनमें और सांकेन में कौन कौन सी समानताएं हैं? तो बच्चों यहाँ पर आपको बताना है कि आप कौन कौन से त्योहार मनाते हैं और जो त्योहार आप मनाते हैं और सांकेन का जो त्योहार है उसमें क्या समानताएं हैं वो आपको बताना है। तो इसका आंसर बच्चों आप ऐसे लिख सकते हैं कि मैं होली, दिवाली, रक्षाबंधन आदि त्योहार मनाती हूँ। आप जो भी त्योहार मनाते हैं पहले आप उनका नाम लिखेंगे। अगर आप होली बनाते हैं तो आप ऐसे लिखेंगे कि सांकेन और होली में विशेष समानता यह है कि दोनों में लोग एक दूसरे पर पानी डालकर खुशी मनाते हैं। आपने देखा था ना बच्चों कि सांकेन के त्योहार में भी लोग एक दूसरे पे पानी डालते हैं और होली में भी लोग एक दूसरे पे पानी डालते हैं। तो आप इस तरीके से अपना आंसर लिख लेंगे। लेकिन बच्चों अगर आप होली का त्योहार नहीं बनाते हैं तो आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं। तब आपको ये लाइन ना लिख करके ये लिखनी होगी कि जो भी आप त्योहार मनाते हैं पहले आप उसका नाम लिख देंगे, फिर लिखेंगे कि इन त्योहारों में जो भी आप त्योहार मनाते हैं उस त्योहार का नाम, उसमें और सांकेन में यह समानता है कि सभी त्योहारों पर लोग एक दूसरे से मिलते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और बहुत खुशी के साथ त्योहार मनाते हैं। सांकेन में भी लोग एक दूसरे से मिलने जा रहे थे ना, वो अपने ताऊ ताई के घर जा रहा था, फिर उसके बुआ और फूफा अगले दिन उनके घर आने वाले थे। ऐसे ही सभी त्योहारों में होता है कि लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ देते हैं, एक दूसरे को पकवान खिलाते हैं और मिलजुल करके खुशी से त्योहार मनाते हैं। तो आप इस तरीके से उसका आंसर लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप होली मनाते हैं तो फिर आपको सिर्फ इतना सा आंसर लिखना पड़ेगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हमारे देश में अनेक अवसरों पर शोभा यात्राएं या जुलूस निकाली जाती हैं। आपने कौन कौन सी शोभा यात्राएं देखी हैं, उनके बारे में अपना अनुभव बताना है। तो बच्चों आपने भी काफी सारी शोभा यात्राएं देखी होंगी, जैसे कि आपने गणतंत्र दिवस पर निकाली जाने वाली परेड देखी होगी, गणेश विसर्जन या दुर्गा पूजा पर निकलने वाली शोभा यात्रा देखी होंगी। तो उनके बारे में आप यहाँ लिख सकते हैं। आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं कि मैंने गणेश विसर्जन, दुर्गा पूजा, रामलीला और गणतंत्र दिवस की शोभा यात्रा देखी है। आपने जो भी यात्रा देखी है आप उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे। फिर आप इसमें लिखेंगे कि इसमें लोग नाचते गाते हैं, ढोल बजाते हैं और सुंदर सुंदर झांकियां व मूर्तियां सजाई जाती हैं। गणतंत्र दिवस में भी बच्चों सुंदर सुंदर झांकियां और मूर्तियां सजाई जाती हैं। ऐसे ही गणेश विसर्जन, दुर्गा पूजा, रामलीला इनमें भी होता है। पूरे माहौल में उत्साह और खुशी होती है। यह अनुभव मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि सभी लोग मिलकर के त्योहार का आनंद लेते हैं। तो इस तरीके से आप अपना आंसर लिख लेंगे। आई होप बच्चों आपको ये आंसर समझ में आ रहे होंगे।
ये आंसर्स बच्चों बातचीत के लिए आंसर है, तो इसमें कोई एक आंसर सबके लिए फिक्स नहीं है। सबके अपने अपने आंसर हो सकते हैं। जिसने जो शोभा यात्रा देखी होगी, जो उसका अनुभव रहा होगा, वो बच्चा वो आंसर अपने हिसाब से लिख सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप नया वर्ष कब मनाते हैं और कैसे मनाते हैं? तो बच्चों ज्यादातर लोग 1 जनवरी के दिन ही नया साल मनाते हैं। हालांकि हमारे हिंदू कैलेंडर में चैत्र मास से नए साल की शुरुआत होती है। अरुणाचल प्रदेश में हमने देखा कि सांकेन के दिन से नए साल की शुरुआत होती है। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग नया साल 1 जनवरी के दिन मनाते हैं। तो आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं कि मैं नया वर्ष 1 जनवरी को मनाती हूँ। इस दिन हम घर सजाते हैं, परिवार के साथ पार्टी या छोटा सा आयोजन करते हैं, एक दूसरे को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं और नए साल के दिन हम लोग एक संकल्प लेते हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं ना बच्चों, कि आज से इस साल से मैं ये काम करूंगा, आज से मैं ज्यादा फोन नहीं देखूंगा, पढ़ाई करूंगा। तो इस तरीके का हम नए साल के दिन संकल्प लेते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन अच्छे से करने आ गए होंगे और समझ में भी आ गए होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। नेक्स्ट है बच्चों पार्ट से। प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सामने आपको स्टार का चिन्ह बनाना है। जो ऑप्शन सही है उसके सामने स्टार बनाना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सांकेन क्यों मनाया जाता है? क्या सांकेन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि दिवाली का पर्व है, इसके कारण मनाया जाता है? तो नहीं। नव वर्ष प्रारंभ होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो हाँ बच्चों, सांकेन का त्योहार अरुणाचल प्रदेश में नव वर्ष के आरंभ होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। क्या ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि नए मंदिर के उद्घाटन की प्रसन्नता में? तो नहीं, ऐसा भी नहीं है। क्या बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर इसे मनाया जाता है? तो नहीं, ये भी आंसर सही नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर खा। तो हम खा के आगे स्टार बना देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध का मंदिर कहाँ बना हुआ था? तो क्या वो चिकित्सालय के पास बना था, या नदी के किनारे, या सरोवर के किनारे, या समुद्र के किनारे? तो हमने देखा था बच्चों, ये जो नया मंदिर था भगवान बुद्ध का, चौतान के गांव के नदी के किनारे बना था। तो ऑप्शन नंबर गा के आगे स्टार का चिन्ह आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोग बहुत देर तक एक दूसरे पर पानी डालते रहे, क्योंकि? लोग एक दूसरे पे पानी क्यों डाल देते हैं? क्या उन्हें गर्मी लग रही थी, या वे गंदे हो गए थे, या वे स्नान कर रहे थे, या वे सांकेन मना रहे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर घा। वो लोग सांकेन मना रहे थे। जिस तरीके से हम लोग होली मनाते समय एक दूसरे पर पानी डालते हैं, ऐसे ये लोग सांकेन मनाते हुए एक दूसरे पर पानी डाल रहे थे। तो आई होप आपको ये भी आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ लोगों के मुखों पर सदैव मुस्कान बनी रहती है, इस वाक्य का क्या अर्थ है? चौखाम में जो लोग रहते हैं उनके चेहरे पर सदैव मुस्कान रहती है, तो इसका क्या मतलब है? क्या यहाँ के लोग सदैव प्रसन्न रहते हैं, या यहाँ के लोग सदैव प्रसन्न रहने का अभिनय करते हैं, या यहाँ के लोगों को खेलना कूदना अच्छा लगता है, या यहाँ के लोगों को नाचना गाना अच्छा लगता है? तो बच्चों इसका सही आंसर ये हो जाएगा कि यहाँ के लोग जो हैं वो हमेशा खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, इसीलिए उनके चेहरे पर हमेशा एक सदैव मुस्कान बनी रहती है। तो इस तरीके से आप ऑप्शन ए के सामने स्टार का चिन्ह बना लेंगे। आई होप आपको ये चारों क्वेश्चंस भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों पार्ट से। प्रश्न नंबर फर्स्ट में बोला है कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है इनके आंसर हमें अपनी नोटबुक में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सांकेन का त्योहार मनाते समय वल्लरी को होली की याद क्यों आई? तो जब अरुणाचल प्रदेश में सांकेन का त्योहार मनाया जा रहा था, तो वल्लरी को होली की याद क्यों आई, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर बच्चों आप ऐसे लिख सकते हैं कि सांकेन के त्योहार में लोग एक दूसरे पर पानी डाल रहे थे और एक दूसरे के चेहरे पर सफेद रंग का कुछ लगा रहे थे और खुशी मना रहे थे। वो सफेद रंग का बच्चों चावल का आटा लगा रहे थे, लेकिन वो जो वल्लरी है वो उसको रंग की तरह लग रहा था। ये देख करके वल्लरी को होली की याद आ गई, क्योंकि होली में भी लोग एक दूसरे पर रंग लगाते हैं और पानी डालते हैं। क्योंकि सब लोग एक दूसरे पर पानी डाल रहे थे और एक दूसरे के चेहरे पर सफेद रंग का कुछ लगा रहे थे, तो इसलिए वल्लरी को होली की याद आ गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वल्लरी को चौखाम और दिल्ली में क्या अंतर लगा? तो इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं कि दिल्ली में बहुत भीड़ भाड़ वाली सड़कें होती हैं,
बसों और कारों के हॉर्न का शोर रहता है और लोगों को लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ता है। इसके विपरीत जुखाम का वातावरण खुला, शांत और स्वच्छ था। वहां चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी, सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे और लोग हमेशा प्रसन्न दिखाई देते थे। तो ये अंतर वल्लरी को चौखाम और दिल्ली में दिखाई पड़ता है। चैप्टर की शुरुआत में हमें यहाँ पर ये बात लिखी हुई दिखी थी ना बच्चों, कि कहाँ दिल्ली की भीड़ भरी सड़कें, हॉर्न बजती हुई कारें, आदमियों की लंबी लंबी कतारें, और कहाँ चौखाम का खुला शांत वातावरण। जिधर देखो हरियाली ही हरियाली और फूल ही फूल। यहाँ के लोगों के चेहरों पर सदैव मुस्कान बनी रहती है, मुखों पर सदैव मुस्कान बनी रहती है। तो ये अंतर वल्लरी को दिल्ली और चौखाम के बीच में दिखाई पड़ा था। तो आई होप आप लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर भी इसी तरीके से लिख लेंगे। मंदिर की सजावट कैसी की गई थी? तो इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं कि मंदिर की सजावट बांस और बांस की खपचियों से की गई थी। उसमें पेड़ों की हरी भरी टहनियां और रंग बिरंगे फूल लगाए गए थे, जिससे मंदिर बहुत सुंदर लग रहा था। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कौन कौन आशीर्वाद देते हैं और वे क्या आशीर्वाद देते हैं? तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि मुझे मेरे माता पिता, दादा दादी और शिक्षक आशीर्वाद देते हैं। वे मुझे अच्छे स्वास्थ्य, लंबी उम्र, सफलता और खुशहाल जीवन का आशीर्वाद देते हैं। जो हमारे मम्मी-पापा, दादा-दादी, टीचर्स या हमसे बड़े जो भी लोग होते हैं, वो हमेशा हमारे लिए हमारे अच्छे स्वास्थ्य के, लंबे उम्र के, सफलता की और खुशहाली की ही प्रार्थना करते हैं और इसी तरीके का वो हमें हमेशा आशीर्वाद देते हैं। तो इस तरीके से आप इनके आंसर्स भी लिख लेंगे। आई होप आपको ये चारों क्वेश्चंस भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बच्चों, इनमें से क्वेश्चन नंबर का और खा जो है, ये दोनों ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप इन्हें अच्छे से याद कर लेना। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों हमें बोला है, नीचे पाठ की कुछ पंक्तियों का भावार्थ हमें दिया हुआ है। आपको पाठ से उन पंक्तियों को ढूंढ करके यहाँ पर लिखना है, जिन पंक्तियों का ये भावार्थ है। मतलब वो कौन सी लाइन से हमें, जिससे हमें इन भावार्थ के बारे में पता चलता है। जैसे कि इसमें फर्स्ट है, शोभा यात्रा में लोग बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। तो पाठ की एक पंक्ति है जिसमें लिखा है कि शोभा यात्रा में सब लोग नाचते गाते हुए जा रहे थे, लोगों में बहुत उत्साह था। इस बात से पता चलता है कि शोभा यात्रा में जो लोग हैं वो खुश थे। ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड, कि मंदिर सुंदर सजा था। पाठ में कौन सी ऐसी लाइन आई है जिससे हमें ये पता चलता है? तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं, मंदिर की जालीदार दीवारें बांस और बांस की खपचियों से बनी थीं। बीच बीच में पेड़ों की हरी भरी टहनियां लगाई गई थी और खोस खोस कर उन पर रंग बिरंगे फूल सजाए गए थे। तो इन लाइन से हमें पता चलता है कि मंदिर बहुत ही सुंदर सजा था। तो आप ये सारी लाइन यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लाइन यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर स्पेस कम है बच्चों, तो मैं ये आपके लिए छोड़ रही हूँ। आप पेंसिल से छोटी छोटी राइटिंग में यहाँ पर इसे लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट है बच्चों, ऐसा लगता था कि लोग होली का त्योहार मना रहे हैं। तो कौन सी लाइन से ये पता चलता है कि ऐसा लग रहा था कि लोग होली का त्योहार मना रहे हैं? तो बच्चों ये जो लाइन है, हंसी खुशी के इस वातावरण में वल्लरी ने देखा कि लोग एक दूसरे पर बाल्टियां भर भर कर पानी डाल रहे हैं। वे एक दूसरे के चेहरे पर चावल का आटा भी लगा रहे हैं। वल्लरी को होली की याद आ गई। तो इन लाइन से पता चलता है कि लोग होली का त्योहार मना रहे थे। तो आई होप आप वो लाइंस यहाँ पर लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है बच्चों, त्योहारों में सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ये किस लाइन से पता चलता है? तो बच्चों यहाँ पर जो दिया हुआ है कि उस दिन लोग घरों में कई प्रकार की मिठाइयाँ और नमकीन बनाते हैं और अतिथियों का स्वागत करते हैं। और साथ में ये लाइन कि आज हम लोग अपने ताऊजी के यहाँ जाएंगे, कल मेरी बुआ जी और मेरे फूफा जी यहाँ आएंगे। तो इन लाइन से पता चलता है कि त्योहारों पर लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो आई होप वहां से देख करके आप ये लाइंस यहाँ पर लिख लेंगे। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। आगे दिया है बच्चों भाषा की बात।
इसमें प्रश्न नंबर 1 में हमसे बोला है कि नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के समानार्थी शब्दों का प्रयोग करते हुए अपनी लेखन पुस्तिका में वाक्यों को पुनः लिखिए। मतलब बच्चों, यहाँ पर जो वर्ड्स अंडरलाइन है, इन वर्ड्स की जगह हमें इनके समानार्थी शब्दों को लिख करके इस वाक्य को दोबारा लिखना है। जैसे कि यहाँ पर दिया है, एक दिन वल्लरी को उसके मित्र चाउतान ने अपने घर बुलाया। तो हमें यहाँ मित्र की जगह और घर की जगह किसी और शब्द का प्रयोग करना है जो कि इन दोनों शब्दों के समानार्थी शब्द हों। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे कि एक दिन वल्लरी को उसके मित्र की जगह हम लिख देंगे दोस्त। चौथा ने अपने घर बुलाया की जगह हम लिख देंगे आवास पर बुलाया। घर का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह होता है गृह, निकेतन। तो आप इनमें से भी किसी शब्द को लिख सकते हैं। ऐसे आप मित्र की जगह सखा, दोस्त, मीत, सहेली ऐसे तरीके के शब्दों को भी लिख सकते हैं। लेकिन क्योंकि चौतान लड़का है, इसलिए हम सहेली शब्द का यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, हमारे गांव के लोगों ने नदी के किनारे एक मंदिर बनाया। तो हमें गांव, नदी और किनारे शब्द के समानार्थी शब्द लिखने हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हमारे ग्राम, गांव का पर्यायवाची शब्द ग्राम होता है, तो ग्राम लिख दिया। हमारे ग्राम के लोगों ने, नदी का पर्यायवाची शब्द होता है सरिता, किनारे का पर्यायवाची होता है तट। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे गांव के लोगों ने सरिता के तट पर एक मंदिर बनाया। तो आई होप बच्चों आप इस तरीके से ये पूरा सेंटेंस लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट है, बीच बीच में पेड़ों की हरी भरी टहनियां सजाई गई थी। तो हम पेड़ों की जगह वृक्षों लिख सकते हैं। वृक्ष जो होता है वो पेड़ का पर्यायवाची शब्द होता है। और टहनियों की जगह हम शाखाएं शब्द लिख सकते हैं। फिर लास्ट है, आज हमारे यहाँ सांकेन का त्योहार है। तो त्योहार का समानार्थी शब्द हम पर्व यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आई होप बच्चों आप इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लेंगे। आप चाहें तो इन अंडरलाइन शब्दों के कोई और समानार्थी शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों हमें बोला है, नीचे दिए गए उदाहरण को समझकर वाक्य को पूरा करना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है कि जहां देखो हरियाली ही हरियाली और फूल ही फूल। मतलब कोई चीज जब बहुत ज्यादा हमें दिखानी होती है तो हम उस चीज को 2 बार रिपीट करते हैं। जैसे जहां देखो हरियाली, जहां देखो फूल। ये ना थोड़ा सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, मतलब ये ऐसा लग रहा है कि हाँ थोड़ी बहुत हरियाली और थोड़े बहुत फूल होंगे, लेकिन हमने लिख दिया हरियाली ही हरियाली, फूल ही फूल। तो इससे लग रहा है कि वहां पर बहुत ज्यादा हरियाली और बहुत ज्यादा फूल हैं। तो ऐसे ही अब आपको बाकी सेंटेंसेस को भी कंप्लीट करना है। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन है, मैं समुद्र के किनारे गई, जहां देखो। तो समुद्र के किनारे बच्चों आपको क्या दिखेगा? रेत दिखेगी। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, जहां देखो रेत ही रेत और पानी ही पानी। समुद्र के किनारे बहुत सारा पानी होता है ना, और रेत होती है। तो हमने लिख दिया जहां देखो रेत ही रेत और पानी ही पानी। यहाँ पे पानी हमें पहले से दिया हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा गांव केरल में है, जहां देखो नारियल के। तो हम इसको आगे लिख सकते हैं पेड़ ही पेड़। और केरल में बच्चों और क्या होता है? केरल में बच्चों बहुत सारे बैक वाटर्स हैं। तो वहां पर बहुत सारी नाव ही नाव दिखती हैं। तो आप यहाँ पर नौका ही नौका भी लिख सकते हैं। नौका ही नौका, नौका का मतलब नाव होता है। फिर नेक्स्ट है, मुंबई में जिधर देखो। तो मुंबई एक बहुत बड़ा शहर है। तो जहां देखो वहां भीड़ ही भीड़ और गाड़ियां ही गाड़ियां। गाड़ियां ही गाड़ियां। फिर नेक्स्ट है, डैश की दुकान में जहां देखो। तो आप यहाँ पर कोई सी भी दुकान लिख सकते हैं। जैसे कपड़े की दुकान में देखो,
जहां देखो कपड़े ही कपड़े, है ना। ऐसे जूते की दुकान पे जहां देखो जूते ही जूते, चप्पल ही चप्पल। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, मिठाई की दुकान पर जहां देखो मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ, मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ। और क्या होता है? और मिठाई की दुकान पे पकवान होते हैं अलग अलग तरीके के, तो पकवान ही पकवान। तो इस तरीके से आप अपना आंसर करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, रेखांकित शब्दों के वचन बदल करके वाक्यों को पूरा करना है। वचन बदलना है हमें यहाँ पर। तो अगर एक वचन में कोई चीज दिया है तो हमें बहुवचन में कर देना है, और अगर हमें बहुवचन में दिया है तो हमें उसे एक वचन में कर देना है। तो चलिए पढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को भी करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शोभा यात्रा में बड़ी मूर्ति की पालकी सबसे पीछे थी और छोटी मूर्तियों की पालकियां आगे थी। तो यहाँ पर पालकी शब्द एक वचन था, इसीलिए आंसर में पालकियां शब्द आ गया, बहुवचन आ गया। ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है, बांस की खपचियां उधर रखी हैं, एक खपची मुझे दे दीजिए। यहाँ पर खपचियां शब्द जो है वो एक बहुवचन है, तो हम यहाँ पर एक वचन लिख देंगे। हम यहाँ पर ऐसे खपची लिख देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, गंगा एक पवित्र नदी है और भारत में अनेक पवित्र, नदी का बहुवचन शब्द क्या होगा बच्चों? नदियां। एक है तो नदी, बहुत सारी हैं तो नदियां। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर घ है, मेरे जन्मदिन पर कई प्रकार की मिठाइयां थीं। अब ये बहुवचन शब्द है तो मुझे यहाँ पर एक वचन लिखना है, लेकिन मुझे रसगुल्ले की मिठाई सबसे अच्छी लगती है। तो मिठाइयों का जो एक वचन शब्द है वो है मिठाई। फिर लास्ट है, सारी बाल्टियां पानी से भर गई हैं, केवल एक बाल्टी बची है। बाल्टियां एक बहुवचन शब्द है, हम इसका एक वचन शब्द बाल्टी यहाँ पर लिख देंगे। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जब किसी की बात ज्यों की त्यों, मतलब जैसी उसने कही है वैसी की वैसी लिख दी जाती है, तब हम एक चिन्ह लगाते हैं जिसे हम उद्धरण चिन्ह कहते हैं। वो इस तरीके का चिन्ह होता है, जब हम किसी की बात को एज इट इज लिख देते हैं, जैसे उसने बोला है वैसा का वैसा लिख देते हैं, तब हम जो चिन्ह लगाते हैं उसे उद्धरण चिन्ह या फिर इन्वर्टेड कॉमास कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, चौतान ने बोला आज से हमारा नया वर्ष आरंभ होता है। तो पाठ में आए ऐसे 4 वाक्य हमें खोज करके अपनी नोटबुक में लिखना है। तो चलिए देखते हैं और ढूंढते हैं ऐसे सेंटेंसेस। यहाँ पर हमें एक सेंटेंस दिख रहा है कि वल्लरी ने चौतान से पूछा, ये लोग कहाँ जा रहे हैं, बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से इन्वर्टेड कॉमा लिखा है। तो ये पूरा सेंटेंस हमारा सेंटेंस नंबर 1 हो जाएगा। फिर हम सेंटेंस नंबर 2 में ये लिख सकते हैं, लेकिन बच्चों ये बहुत बड़ा हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक इतना बड़ा सेंटेंस हो जाएगा। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस नंबर 2 हो जाएगा। ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए हम ये नहीं लिख रहे हैं। हम दूसरा सेंटेंस ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर दूसरा सेंटेंस है, क्या हम लोग भी शोभा यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं, वल्लरी के पिताजी ने पूछा। तो ये जो सेंटेंस है ये भी इन्वर्टेड कॉमा में है, तो ये सेंटेंस सेकंड हो जाएगा। यहाँ पर सेंटेंस थर्ड हो जाएगा कि हाँ हाँ अवश्य, चलिए हम सब शोभा यात्रा में चलते हैं। ये एज इट इज बात चाउतान के पिताजी ने बोली थी। तो ये हमारा सेंटेंस नंबर 3 हो गया। तो आप इस तरीके से छोटे छोटे सेंटेंसेस चैप्टर में से ढूंढ लेंगे। इसके अलावा हमें यहाँ पर भी एक सेंटेंस दिख रहा है, सेंटेंस नंबर 4। उसने चाउतान से कहा, चाउतान भाई लगता है कि लोग होली का त्योहार मना रहे हैं। तो यहाँ तक ये जो सेंटेंस है ये भी इन्वर्टेड कॉमास में है, ये भी सेंटेंस नंबर हमारा 4 हो गया। ऐसे ही हम यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस नंबर 5 लिख सकते हैं। तो इसमें हमें बहुत सारे सेंटेंस मिल जाएंगे बच्चों, लेकिन हमें सिर्फ 4 ही लिखने हैं। तो आप कोई से भी 4 जो छोटे सेंटेंस आपको लगे वो ढूंढ करके लिख सकते हैं। तो आई होप आप ये क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से कर लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे बोला है कि पाठ में से चुन करके कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, इन्हें हिंदी वर्णमाला में क्रम में लिखिए। यानी कि जो हिंदी की डिक्शनरी में ये किस तरीके से आएंगे आपको ये बताना है।
तो बच्चों आई होप आपको पता होगा कि वर्णमाला में शब्द कैसे आते हैं। वर्णमाला में जो शब्द हैं वो वर्णों के क्रम के अनुसार आते हैं। जो वर्ण पहले आता है उससे बना शब्द भी पहले आता है और जो वर्ण बाद में आता है उससे बना शब्द भी बाद में आएगा। जैसे अगर मैं कबूतर बोलूं और दूसरा शब्द बोलूं हाथी, तो बच्चों हमें पता है का पहले आता है तो ये शब्द पहले आएगा और हा बाद में आता है इसलिए ये शब्द बाद में आएगा। लेकिन अगर मैं कबूतर और कलम में से बोलूं तो पहला शब्द तो का यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो हम दूसरा वाला देखेंगे। दूसरा वाला बा है और यहाँ पर दूसरा शब्द ला है। तो अगर आपको हिंदी अल्फाबेट्स आते हो तो आपको पता होगा कि प फ ब भ म, तो ब यहाँ पर पहले आता है, फिर य र ल जो है वो बाद में आता है, तो इसीलिए ये शब्द पहले आएगा और ये शब्द बाद में आएगा। तो चलिए यहाँ पर जो शब्द दिए हैं इन्हें हिंदी वर्णमाला में क्रम के अनुसार लिखने का प्रयत्न करते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों ये सारे ही जो शब्द हैं ये स्वरों से ना शुरू होकर के व्यंजनों से शुरू हो रहे हैं। तो हमें पता है कि व्यंजन में सबसे पहले का आता है, तो ये जो करेला है ये नंबर 1 पे आ जाएगा। फिर का के बाद खा से यहाँ कोई शब्द नहीं है, ना गा से है, ना घा से, ना ड़ा से, ना च से, ना छ से, लेकिन जा से यहाँ पर शब्द दिया हुआ है जल, तो सेकंड नंबर पे जल आ जाएगा। फिर इसके बाद बच्चों हमें झा या टा ठा डा ढा णा से कोई शब्द नहीं दिया है, जबकि ता से यहाँ पर हमें टट दिया है, तो टट जो है वो थर्ड नंबर पे आ जाएगा। इसके बाद हमें ना से नमकीन दिया है, तो नमकीन फोर्थ नंबर पे आ जाएगा। इसके बाद हमें माँ से 2 शब्द दिए हैं बच्चों, मठ और मटका। अगर हम ध्यान से देखें तो पहला शब्द तो सेम है, माँ दोनों में सेम है, लेकिन दूसरा है ठा और यहाँ पर है टा। तो ठा और टा में से पहले कौन आता है? टा पहले आता है। तो इसका मतलब जो मटका शब्द है वो मठ से पहले आ जाएगा, तो 5th नंबर पे मटका आएगा और 6th नंबर पे मठ आएगा। फिर हमारे पास 2 शब्द बचते हैं, वन और समय। तो हमें पता है वा पहले आता है, सा बाद में आता है, तो वन जो है वो पहले आ जाएगा और समय लास्ट में आएगा। तो आई होप बच्चों आपको ये क्रम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले करेला क्यों आया, क्योंकि ये का से है। फिर हमें इन वर्णों से कोई अक्षर नहीं दिया था, जबकि जा से दिया था, तो सेकंड नंबर पे जल आया। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे टा से टट आया। फिर फोर्थ नंबर पे नमकीन। 5th नंबर पे मटका क्यों आया और मठ बाद में क्यों आया। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि टा जो है वो ठा से पहले आता है, इसलिए मटका पहले आया और मठ बाद में आया। फिर 7th नंबर पे वन आया और लास्ट में हमारा शब्द समय आया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से करना आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। आगे हमें दिया है पाठ से आगे। प्रश्न 1 है, आपके घर में त्योहारों के लिए कौन-कौन सी तैयारियां की जाती हैं? जब आपके घर में कोई फेस्टिवल आने वाला होता है, तो बहुत सारी तैयारियां की जाती हैं। तो कौन-कौन सी तैयारियां आपके घर में की जाती हैं, वो आपको बतानी है। तो आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे घर में त्योहारों के लिए साफ सफाई की जाती है, घर सजाया जाता है और तरह-तरह के पकवान बनाए जाते हैं। साथ ही नए कपड़े खरीदे जाते हैं और पूजा की तैयारी भी की जाती है। तो ऐसा बच्चों सभी त्योहारों में होता है। कोई सा भी त्योहार हो, हर त्योहार में लोग अपने घर की साफ सफाई करते हैं, घरों को अच्छे से सजाते हैं, तरह-तरह के जो स्वादिष्ट पकवान होते हैं उन्हें पकाते हैं, नए-नए कपड़े खरीदते हैं और साथ में ही हर त्योहार में पूजा पाठ भी की जाती है। तो इन सभी चीजों की तैयारियां त्योहार में होती हैं। आप इस तरीके से इसका आंसर लिख देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके घर पर त्योहारों के समय कौन-कौन क्या-क्या काम करता है, सूची बनाइए। कि आपके घर में जब त्योहार होता है तो उस समय कौन-कौन और क्या-क्या काम करता है वो आपको बताना है। तो इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो मम्मी है या माता जी हैं वो खाना बनाती हैं और मिठाइयाँ बनाती हैं। पिताजी बाजार से सामान लाते हैं और सजावट में मदद करते हैं, डेकोरेशन में हेल्प करते हैं। दादा-दादी जो हैं वो पूजा की तैयारी करते हैं। मैं और मेरे भाई-बहन घर की सफाई करते हैं और सजावट में मिलकर मदद करते हैं।
तो इस तरीके से आप अपने घर में त्योहारों के समय कौन-कौन क्या-क्या करता है वो बता सकते हैं। तो आई होप आपको सेकंड आंसर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है हमारे देश में लोग अनेक प्रकार से अभिवादन करते हैं। अभिवादन का मतलब होता है जब हम किसी से मिलते हैं तो हम जो शब्द बोलते हैं ना जैसे नमस्कार, गुड मॉर्निंग, हेलो, ये सब अभिवादन होते हैं। उदाहरण के लिए नमस्ते बोल करके लोग एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। तो आपको बताना है कि आपके राज्य में क्या बोल करके लोग अभिवादन करते हैं, एक सूची बनानी है। आप भारत के अलग-अलग राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का नाम लिख सकते हैं और वहां पे लोग कैसे अभिवादन करते हैं वो आपको बताना है। जैसे कि बच्चों दिल्ली में नमस्कार कहा जाता है। जैसे कि पंजाब में लोग एक दूसरे को सत श्री अकाल कहते हैं। सत श्री अकाल। राजस्थान में लोग एक दूसरे को राम राम सा या फिर खम्मा घनी कहते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, राम राम सा भी वहां पर बोला जाता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में लोग एक दूसरे का राम राम जी कहते हैं। और तमिलनाडु में लोग एक दूसरे को वणक्कम कहते हैं। तो इस तरीके से आप अपना आंसर लिख सकते हैं। वेस्ट बंगाल में लोग एक दूसरे को नमस्कार कहते हैं। तो आपको जिस भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का पता है, आप उसके बारे में लिख सकते हैं। इस काम में आप अपने दोस्तों की, शिक्षकों की और अभिभावकों की मदद ले सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोचिए और लिखिए। इसमें आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि इस पाठ में आपको सबसे अच्छा क्या लगा और क्यों। तो इस पाठ में बहुत सारी चीजें आई हैं। आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगी और क्यों लगी वो आपको बताना है। जैसे कि मुझे इस पाठ में सबसे अच्छा ये लगा कि त्योहार पे लोग एक दूसरे के घर जा रहे हैं और लोग अपने घर में आए हुए अतिथियों का स्वागत स्वादिष्ट पकवानों से कर रहे हैं। इससे भाईचारे की भावना बढ़ती है, लोगों में आपस में प्रेम बढ़ता है। तो ये चीज मुझे सबसे अच्छी लगी। आपको जो भी चीज अच्छी लगी वो आप लिख सकते हैं। तो इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं कि मुझे इस पाठ में यह सबसे अच्छा लगा कि त्योहार के अवसर पर लोग एक दूसरे के घर जाते हैं। वो अपने ताऊ ताई के घर जा रहा था ना चौथान, और फिर अगले दिन उसके बुआ फूफा उसके घर आ रहे थे। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। और फिर लोग अपने घर आए अतिथियों का स्वागत स्वादिष्ट पकवानों से करते हैं। तो ये चीज मुझे सबसे अच्छी लगी। इससे आपसी प्रेम और मिलजुल कर रहने की जो भावना है वो बढ़ती है। इसीलिए मुझे ये बात सबसे अच्छी लगी। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपसे पूछा है कि नीचे दिए गए उदाहरण को देखकर आगे की कड़ी बनाइए। जैसे कि गेहूं से आटा बनता है, फिर आटे से पूड़ियाँ रोटी बनती है और गेहूं से दलिया भी बनता है जिससे हम हलवा बना सकते हैं। तो ऐसे ही आपको ये वाले सारे जो ब्लैंक्स हैं वो फिल करने हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं कि दूध से दही बनता है, फिर दही से मक्खन निकाला जाता है और फिर मक्खन से घी निकलता है। तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। गन्ने से रस बनता है, गन्ने के रस से गुड़ बनता है और फिर गुड़ से जो गुड़ की मिठाइयाँ होती हैं वो बनती हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे कि गुड़ की मिठाई जो लड्डू होता है वो भी बनता है। चने से बेसन बनता है बच्चों, उस बेसन से हम लोग पकौड़े भी बनाते हैं और फिर उन पकौड़ों से हम कढ़ी बनाते हैं। उन पकौड़ों से हम कढ़ी बनाते हैं। या फिर आप और भी कुछ चीजें लिख सकते हैं कि बेसन से हम लोग ढोकला बनाते हैं। तो इस तरीके से आप अपना आंसर लिख सकते हैं। चावल से बच्चों चावल का आटा बनता है। उस आटे से हम लोग इडली बना सकते हैं।
या फिर डोसा बना सकते हैं। और चावल से बच्चों खीर भी बनती है, तो हम इसे यहाँ पे कॉमा करके लिख देंगे, क्योंकि वो चावल के आटे की नहीं बनती है, डायरेक्ट चावल से ही बन जाती है। तो आई होप आप इस तरीके से इसका आंसर लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अपने मित्र को सांकेन के बारे में पूरे दिन का आंखों देखा वर्णन अपनी लेखन पुस्तिका में लिखकर बताइए। आपकी सहायता के लिए कुछ मुख्य संकेत बिंदु नीचे दिए गए हैं। मतलब आपका कोई दोस्त जिसे सांकेन के बारे में नहीं पता है, उससे आपको पूरे दिन सांकेन में आपने क्या-क्या देखा, क्या-क्या होता है, वो सारी चीजें आपको उसे बतानी है, लिख करके बतानी है। और कुछ-कुछ चीजें आपके लिए यहाँ पर पॉइंट्स दे रखे हैं कि आप ये बातें उसमें मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य शब्दों की भी सहायता आप पाठ से ले सकते हैं। ये शब्द आपकी अपनी भाषा में भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप उसे उसी तरीके से लिखें जैसे कि बुक में लिखा है, चैप्टर में लिखा है। आप उसे अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। इसका आंसर बच्चों आप ऐसे लिख सकते हैं कि सबसे पहले आप यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे कि आप चौखाम अरुणाचल प्रदेश में हैं। फिर दिनांक डालेंगे, जो भी उस दिन की डेट होगी वो डालेंगे। जैसे आज की डेट 17 अप्रैल है, तो मैंने यहाँ पे 17 अप्रैल लिख दिया। आपके हिसाब से जो भी डेट होगी आप वो डेट डाल देंगे। फिर आप लिखेंगे, प्रिय मित्र, सप्रेम नमस्कार। आशा है कि तुम स्वस्थ और प्रसन्न होगे। आज मैं तुम्हें अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाने वाले एक विशेष त्योहार सांकेन के बारे में बताना चाहती हूँ। तो इस तरीके से आप अपना लेटर शुरू करेंगे। फिर वहां पर जो भी शब्द दिए थे, आप उनको इस तरीके से इस्तेमाल करते हुए पत्र लिख सकते हैं कि इस दिन लोग अपने घरों की सफाई करते हैं और तरह-तरह के पकवान बनाते हैं तथा अतिथियों का स्वागत करते हैं। गांव में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें भगवान बुद्ध के मंदिर के लिए सुंदर मूर्तियां पालकी में सजाकर ले जाई जाती हैं। मंदिर को बांस की खपच्चियों, हरी भरी टहनियों और रंग बिरंगे फूलों से सजाया जाता है। वहां बौद्ध भिक्षु पूजा करते हैं और लोगों को आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद लोग एक दूसरे पर पानी डालना शुरू करते हैं और होली की तरह मिलजुल कर खुशी से यहाँ पे मनाने आएगा, मनाने का आनंद लेते हैं। मुझे ये त्योहार बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसमें सभी लोग मिलकर के प्रेम और खुशी से त्योहार मनाते हैं। तो इस तरीके से आप और भी लाइंस लिख सकते हैं कि 3 दिन के बाद वो जो मूर्तियां हैं वो वापस बौद्ध भिक्षु लोग बौद्ध विहार में ले जा करके रख देते हैं। फिर गांव के लोग वहां बौद्ध विहार में उनके पास जा करके बौद्ध भिक्षुओं के पास जाकर के उनको दंडवत प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो आपने बहुत सारी चीजें इस पाठ में पढ़ी हैं। आप उनमें से कुछ लाइन्स अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, जो भी आपको सांकेन के बारे में समझ में आया। और फिर लास्ट में आप लिख देंगे कि तुम्हारा मित्र या तुम्हारी मित्र और जो भी आपका नाम है वो यहाँ पर लिख देंगे। और इस तरीके से आपका ये जो लेटर है ये भी खत्म हो जाता है। चलिए फिर आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पर हमें कुछ प्राणियों के चित्र दिए गए हैं जो कि सूखे पत्तों से बनाए गए हैं। आपको इन प्राणियों को पहचानना है और पत्तों से किसी भी प्राणी की आकृति बना करके नीचे जो खाली स्थान दिया हुआ है वहां पर चिपकाना है। तो बच्चों ये तो देख के ही पता चल रहा है कि ये जो चित्र है वो एक मोर का चित्र है, ये एक कछुए का चित्र है और ये एक हाथी का चित्र है जो कि पत्तियों से बनाया गया है। तो आप यहाँ पर सूखे पत्तों से चूहा बना सकते हैं या बिल्ली, कुत्ता या जो भी जानवर आपको आसान लगे वो बना सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे बच्चों हमें दिया हुआ है कि ये हमारा भारत का मैप है। ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पर ये जो रेड कलर का पोर्शन दिया हुआ है ये है अरुणाचल प्रदेश। हमें यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ जानकारी इकट्ठा करनी है और यहाँ पर दिए हुए स्थान पर लिखना है। जैसे कि हमें बताना है कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है। तो यहाँ की राजधानी है बच्चों ईटानगर। फिर नेक्स्ट है इसके पड़ोसी राज्य कौन से हैं। तो अगर आप मैप को जूम करके देखें तो आपको एक ये राज्य दिखेगा, यह है असम, जो कि अरुणाचल प्रदेश के साथ टच हो रहा है। और नीचे एक और ये राज्य जो दिख रहा है यह है नागालैंड। तो आप इन दोनों राज्यों का नाम लिख सकते हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा असम और नागालैंड।
फिर नेक्स्ट है यहाँ पर भाषा कौन सी बोली जाती है। तो बच्चों मुख्य रूप से यहाँ पर अंग्रेजी और हिंदी ही बोली जाती है। वैसे यहाँ पर रहने वाली जो अनेक प्रकार की जनजातियां हैं वे भी अपनी अपनी भाषाएं बोलते हैं, लेकिन अगर हम वो लिखने लगेंगे तो लिस्ट काफी लंबी हो जाएगी। मुख्य रूप से यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी को ही बोला जाता है। और भी बहुत सारी भाषाएं हैं जो कि आप लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ की मुख्य फसल कौन सी है। तो बच्चों यहाँ की मुख्य फसल है धान, जिससे कि आपको चावल मिलता है, और मक्का। ये दोनों फसलें यहाँ पर मुख्य रूप से उगाई जाती हैं। त्योहारों की बात करें तो यहाँ पर बच्चों सानकेन एक तो मनाया जाता है। दूसरा त्योहार है लूसार। यहाँ के लोग मोपिन भी बनाते हैं। और सोलूम। आप इन सारे त्योहारों के बारे में यूट्यूब पर जाकर के सर्च कर सकते हैं कि ये त्योहार किस तरीके से मनाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट आपको बताना है कि यहाँ पर नृत्य कौन कौन से किए जाते हैं। तो यहाँ के जो मुख्य नृत्य हैं बच्चों वो है पोनुंग, छम, गुइया। फिर आगे बच्चों आपसे यहाँ का परिधान पूछा गया है। तो लड़के तो नॉर्मली वही धोती कुर्ता पैंट शर्ट ये सब पहनते हैं। औरतें जो यहाँ की हैं वो एक विशेष तरीके की जो इनकी पारंपरिक स्कर्ट होती है वो पहनती हैं। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं। मोसाइक जो होता है बच्चों, और इसके अलावा बहुत सारे आभूषण भी औरतें पहनती हैं। तो आप ये लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है बच्चों। फिर आगे बच्चों हमें एक पहेली दी है, चलिए इसे पढ़ते हैं और करते हैं। ज्योति को उसके जन्मदिन पर मिठाई बनाने के लिए उसकी माताजी ने दूध वाले भैया के पास 5 लीटर दूध लेने के लिए भेजा। दूध वाले भैया के पास दूध नापने के लिए दो ही बर्तन थे। एक था 4 लीटर का बर्तन, दूसरा था 3 लीटर का बर्तन। एक 4 लीटर का बर्तन है और एक है 3 लीटर का बर्तन। दो ही बर्तन थे। दूध वाला कभी इस बर्तन में कभी उस बर्तन में और कभी पतीले में दूध डाल रहा था। ज्योति उसे ध्यान पूर्वक देख रही थी। उसे उत्सुकता थी कि आखिरकार वह 5 लीटर दूध कैसे दे सकेगा, क्योंकि उसके पास तो 5 लीटर नापने के लिए कुछ है ही नहीं। तो फिर दूध वाले भैया ने फिर भी उसे 5 लीटर दूध दे दिया, जिसे लेकर के वे घर आ गई। शाम को जब जन्मदिन मनाया जा रहा था तब उसने अपने मित्रों को ये रोचक बात बताई और उनसे पूछा कि बताओ दूध वाले भैया ने उसे 5 लीटर दूध कैसे दिया होगा। अब आप ये बताइए कि ज्योति ने अपने मित्रों को उसका क्या उत्तर दिया होगा। तो इसका आंसर बच्चों कुछ ऐसा हो सकता है कि जो दूध वाले भैया हैं पहले वो 4 लीटर के बर्तन को पूरी तरीके से दूध से भर दें और फिर इस 4 लीटर वाले बर्तन में से दूध को इस 3 लीटर वाले में जब डालेंगे तो 3 लीटर वाला बर्तन पूरा भर जाएगा, जबकि ये जो 4 लीटर वाला बर्तन है ये खाली हो जाएगा और इसमें सिर्फ 1 लीटर दूध बचेगा, क्योंकि 4 में से 3 लीटर तो यहाँ जा चुका है। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 लीटर बचेगा। और फिर वो बर्तन जो कि ज्योति अपने साथ लेकर के आई थी उस बर्तन में दूध वाले भैया ये 1 लीटर दूध डाल देंगे। तो अब इस बर्तन में 1 लीटर दूध आ गया, ये खाली हो गया और इसमें 3 लीटर दूध है। फिर इसके बाद जो दूध वाले भैया हैं फिर से वो इस बर्तन को पूरी तरीके से दूध से भरेंगे। अब इसमें 4 लीटर दूध फिर से आ गया, तो ये 4 लीटर दूध दोबारा से इसमें डाल देंगे। तो 1 + 4 5 लीटर दूध इस तरीके से ज्योति को मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे एक और बार अच्छे से समझते हैं कि दूध वाले भैया के पास ये 4 लीटर का बर्तन है, ये 3 लीटर का बर्तन है और ज्योति ये वाला बर्तन अपने साथ लेकर के आई है। पहले भैया ने इस 4 लीटर वाले बर्तन को दूध से पूरा भर दिया और फिर इस बर्तन से इस 3 लीटर वाले बर्तन में दूध को डाल दिया। तो अब ये 3 लीटर वाला पूरा भर जाएगा, इसमें तो 3 ही लीटर आ सकता है और यहाँ पर सिर्फ 1 ही लीटर दूध बचेगा। तो ये जो 1 लीटर दूध है ये भैया इसके बर्तन में डाल देंगे और फिर बाद में दोबारा से इसे पूरा 4 लीटर भरेंगे, तो इसमें फिर से 4 लीटर आ जाएगा। फिर से वो ये 4 लीटर दूध को इसमें डाल देंगे, तो इसके पास 1 + 4 5 लीटर दूध आ जाएगा। इस क्वेश्चन को और भी तरीके से किया जा सकता है बच्चों, लेकिन वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। लेकिन ये वाला मेथड जो है बच्चों ये सबसे आसान है। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है।
आगे बच्चों हमें एक कविता दी है, होली आई होली आई। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। होली आई देखो तो ये क्या क्या लाई। खेतों में लाई है सोना, चमक उठा उनका हर कोना। सरसों फूली गेहूं लहका, अमराई का आंगन महका। हवा नई होकर लहराई, होली आई। कोयल कूकी गूंजे भौरे, पत्ते झूमे चिकने कोरे। फूल गया टेसू जंगल में, डूब गई दुनिया मंगल में। सूरज चंदा सब सुखदाई, होली आई। इस आंगन में मंजीरे खन के, उस आंगन में नुपुर रन के। ढोलक ठन की, राह राह में बालक बूढ़े सब उत्साह में। गली गली में फागे गाई, होली आई। जली होलिका चौराहों पर, लोग मिल रहे हैं राहों पर। जहां देखिए वहीं प्यार है, रंग और रस की बहार है। नाचो गाओ झूमो भाई, होली आई। ये कविता हमारे लिए भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखी है। ये कविता हमें सिर्फ पढ़ने के लिए और कक्षा में गाने के लिए दी हुई है, इसे यहाँ समझने की आवश्यकता नहीं है। और इस तरीके से हमारे चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसके जितने भी प्रश्न उत्तर हमने यहाँ पर किए हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और साथ में इस पाठ का मतलब भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपसे रिलेटेड हम जब भी कोई नई और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आए तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग।